नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं शिफाली आपका स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल हिंदी पाठशाला में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे इतिहास और साहित्य क्या है और किस तरह यह एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं। तो अब शुरुआत करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं इतिहास शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में। तो इतिहास शब्द इति जमा ह जमा आस के योग से बना है, जहाँ इति का अर्थ होता है समाप्त और ह का अर्थ होता है निश्चित तथा अस का अर्थ होता है होना, अर्थात जिसकी निश्चित समाप्ति हो चुकी है उसे इतिहास कहते हैं। अर्थात कोई घटना जो पहले शुरू हुई थी और वह समाप्त हो चुकी है वो इतिहास के अंतर्गत आ जाती है। इतिहास के भिन्न भिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी हैं, तो उनमें से कुछ परिभाषाएं हम यहाँ पर देख लेते हैं। प्रोफेसर क्लाइल ने कहा, इतिहास एक ऐसा दर्शन है जो दृष्टांतों के द्वारा शिक्षा प्रदान करता है, अर्थात जो कुछ हो चुका है उससे हमें शिक्षा मिलती है। अब हम इतिहास क्यों पढ़ते हैं? वो चीजें तो हो चुकी हैं, लेकिन इतिहास हमें बताता है कि जो चीज अब चल रही है या जो सिचुएशन जो परिस्थितियां हम देख रहे हैं वो नई नहीं है, वो पहले भी हुई हैं और वो ऐसे वैसे कुछ ना कुछ मिलते हुए आगे भी होंगी। इतिहास खुद को दोहराता है, उससे हमें शिक्षा मिलती है कि किस तरह अगर पहले ऐसी सिचुएशन आई तो लोगों ने उसको कैसे फेस किया और हम उसे कैसे फेस कर सकते हैं। तो यही हम यहाँ देखने को मिलता है कि इतिहास जो है वो दृष्टांतों के द्वारा, उदाहरणों के द्वारा हमें शिक्षा देता है। और जर्मन दार्शनिक कांट ने कहा कि सृष्टि का बाहरी विकास प्रकृति की आंतरिक विकास प्रक्रिया का प्रतिबिंब मात्र है, यानी कि प्रकृति में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, जो विकास हो रहा है, जो हमें अपनी आंखों से दिखाई दे रहा है, वो उसका केवल एक बिंब है, उसकी एक छाया है। और हीगल के अनुसार इतिहास केवल घटनाओं का अन्वेषण एवं संकलन मात्र नहीं है, मतलब कि जो हो चुका है उसे केवल इकट्ठा कर देना इतिहास नहीं है, अपितु उसके भीतर कार्य कारण की श्रृंखला विद्यमान है। इतिहास विश्व इतिहास की प्रक्रिया का मूल लक्ष्य मानव चेतना का विकास है, जो द्वंद्वात्मक पद्धति पर आधारित है। इस पद्धति के अनुसार वाद एवं प्रतिवाद के द्वंद्व में संवाद का विकास होता है, अर्थात कि केवल घटनाओं का संकलन इतिहास नहीं, क्या क्या उसके पीछे कारण रहे, किस तरह उन्होंने हमें प्रभावित किया, किस तरह उस द्वंद्व से एक विकास की प्रक्रिया हुई। तो इन सबको हीगल ने एक इतिहास की प्रक्रिया के अंतर्गत रखा है। अब हम आगे देख लेते हैं इसमें। तो इटालियन विद्वान विको ने इतिहास का संबंध न केवल अतीत से अपितु वर्तमान से भी स्थापित किया और प्रतिपादित किया कि इतिहास का निर्माता स्वयं मनुष्य है और मनुष्य की मूलभूत प्रवृत्तियां सदा समान रहती हैं और विभिन्न युगों के इतिहास में भी समान प्रवृत्तियों का मिलना स्वाभाविक है। मैंने पहले भी जैसे भी कहा कि जो इतिहास है, इतिहास खुद को दोहराता है। ऊपर व्यक्ति चेंज हो जाते हैं, व्यक्ति बदल जाते हैं, स्थितियां बदल जाती हैं, लेकिन जो उनके पीछे मूल कारण होते हैं वह वही रह जाते हैं। तो यही जो बात है वो इटालियन विद्वान विको ने कही। और 19वीं शताब्दी में डार्विन ने अपने विकासवादी सिद्धांत की स्थापना के द्वारा इतिहास को एक न्यूनतम दृष्टि, शक्ति व गति प्रदान की और उन्होंने कहा कि सृष्टि का कोई अंग या तत्व एकाएक घटित या रचित ना होकर क्रमशः से विकसित होता है, अर्थात कि जो चीजें हम अब देख रहे हैं वह अचानक नहीं आई, एक उनकी पूरी विकास प्रक्रिया रही है। यानी कि अगर हम अभी एक घर के पहली मंजिल पर खड़े हैं तो वो एक एक सीढ़ी चढ़कर ही हम वहां पहुंचे हैं, तो वो एक पूरी प्रक्रिया, वो सीढ़ियां चढ़ने की प्रक्रिया, वो हमारा इतिहास है कि किस तरह से वो चीज घटित हुई है, उसको समझना इतिहास के अंतर्गत आता है। हम अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात कर लेते हैं, जैसे कि इतिहास शब्द, अगर हम इतिहास के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इति ही, ऐसा ही था या ऐसा ही हुआ। और इतिहास का संबंध अतीत से है, इसके अंतर्गत केवल वास्तविक या यथार्थ घटनाओं का ही समावेश किया जाता है, अर्थात कि जो चीजें बीत चुकी हैं जब उनका वास्तविक वर्णन किया जाएगा तो वह इतिहास है, और जब उसमें हम कल्पना का समावेश कर देते हैं तो वह साहित्य की श्रेणी में आ जाता है। अतीत के किसी भी तथ्य, तत्व एवं प्रवृत्ति के वर्णन, विवरण व विश्लेषण को जो कि काल विशेष या कालक्रम की दृष्टि से किया गया हो इतिहास कहलाता है, अर्थात जो भी चीजें हो चुकी हैं जब काल क्रम और उनका वर्णन, एक बिल्कुल बारीक से बारीक तत्व को लेकर उनका वर्णन किया जाए, उनका विश्लेषण किया जाए, तब उसे इतिहास कहा जाएगा। आधुनिक युग में इतिहास को कला की अपेक्षा विज्ञान के अधिक निकट माना जाता है, अतः प्रत्येक इतिहासकार से दृष्टिकोण की तटस्थता या वस्तुपरकता, तथ्यों की यथार्थता और निष्कर्षों की प्रमाणिकता की अपेक्षा की जाती है, अर्थात
जो इतिहास हो चुका है, जो चीजें हो चुकी हैं, उनका वर्णन करने के लिए यह उपेक्षा की जाती है इतिहासकार से कि वह अपने व्यक्तित्व का या अपनी जो उसकी समझ है उसको बीच में समावेश ना करे। जो घटनाएं जैसे की गई जैसे रही हैं उनका वैसा ही वर्णन उसके द्वारा किया जाना चाहिए। इतिहास को हम उसी श्रेणी के विज्ञान में स्थान दे सकते हैं जिस श्रेणी में भाषा विज्ञान व समाज विज्ञान को। इतिहास के अध्ययन में विभिन्न विद्वान विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोणों का उपयोग करते हैं और यह दृष्टिकोण भी समय समय पर बदलते रहते हैं। इसी तथ्य के आधार पर इतिहास दर्शन विषय की स्थापना हुई है जिसमें इतिहास के संबंध में प्रयुक्त व प्रचलित विभिन्न दृष्टिकोणों, धारणाओं व विचारों का अध्ययन किया जाता है। आगे देख लेते हैं कि इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण प्राय आदर्शवादी एवं आध्यात्मिक रहा है। भारत का प्राचीन इतिहासकार सत्य शोधन तक ही सीमित नहीं रहा, वह शिवम और सुंदरम के समन्वय के लिए भी बराबर सचेष्ट रहा है। इसे व्यवहारिक दृष्टि से जहां उसका गुण कहा जा सकता है, वही सैद्धांतिक दृष्टि से उसका सबसे बड़ा दोष भी माना जाता है। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि आदर्शवाद क्या है और यथार्थवाद क्या है। जब जो भी घटनाएं रही, जब उनका वैसे के वैसे ही वर्णन कर दिया जाए, मतलब जैसे जो था वैसे वर्णन कर दिया जाए तो वो यथार्थवाद है। लेकिन जैसे वो चीज होनी चाहिए उसका जब वर्णन किया जाए, यानी कि एक आदर्श को स्थापित किया जाए, तो वहां आदर्शवादी पद्धति हम कह सकते हैं। तो जब भारतीयों की बात करते हैं तो उन्होंने एक आदर्श स्थापित किया। अगर कोई घटना घटी उसमें कुछ ना कुछ नकारात्मक भी हुआ तो वहां भी उन्होंने एक आदर्श स्थापित किया कि यहाँ पे ये सकारात्मक चीज थी, यहाँ या फिर हमने इस तरह से ये काम किया तो ये एक आदर्श था। लेकिन यदि हम पाश्चात्य इतिहासकारों की बात करते हैं तो उन्होंने यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाया, अथवा जो घटना जैसे घटित हुई उन्होंने उस घटना को वैसे ही हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया। अब हम देखते हैं कि साहित्य क्या है। साहित्य की विभिन्न विद्वानों ने क्या क्या परिभाषाएं दी हैं। मनुष्य के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन का विश्लेषण ही साहित्य कहलाता है, अथवा जो भी हमारा समाज है, हमारी संस्कृति है, हमारे जीवन को किस तरह से उससे प्रभावित किया, जब इन सब का विश्लेषण किया जाता है तो वह साहित्य के अंतर्गत आता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है, अर्थात वहां के जो लोग हैं उनके मन में कौन से भाव चल रहे हैं उनका एक प्रतिबिंब है वहां का साहित्य। जब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्तियों में परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को देख परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। अर्थात जब जो वहां के लोग हैं उनके जो मनोभावनाएं हैं उनका प्रतिबिंब है साहित्य, तो जब उनमें परिवर्तन होगा, जब उनकी भावनाएं बदलेंगे तो साहित्य अपने आप बदल जाएगा। इस बात को उजागर किया रामचंद्र शुक्ल ने। दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि हिंदी से संबंधित जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं आती हैं उन सबके लिए यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बात कई बार पूछी जा चुकी है। और आगे देखते हैं साहित्य शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में। तो साहित्य शब्द स जमा हित यमा य के योग से बना है। शब्दकोश के अनुसार इसका अर्थ होता है एकत्र होना, मिलना, अर्थात गद्य पद्य के वे कल्पना प्रस्तुत ग्रंथ जिसमें ज्ञान संबंधी स्थायी विचार लिखे रहते हैं। आगे देखते हैं कि साहित्य का इतिहास क्या है। हमने देखा साहित्य क्या है। अब ये दोनों आपस में किस तरह से जुड़े हुए हैं इसका वर्णन हम अब देखते हैं। अब साहित्य का इतिहास, तो साहित्य के इतिहास में हम प्राकृतिक घटनाओं व मानवीय क्रियाकलापों के स्थान पर साहित्यिक रचनाओं का अध्ययन ऐतिहासिक दृष्टि से करते हैं। अर्थात कि कौन सी रचना कब लिखी गई, क्यों लिखी गई, किसके द्वारा लिखी गई, इन सब का वर्णन हमें साहित्य के इतिहास में देखने को मिलता है। किसी भी जाति के साहित्य का इतिहास उस जाति के सामाजिक एवं राजनीतिक वातावरण को ही प्रतिबिंबित करता है। वर्णन किया कि जो लोगों के मन में चल रहा है उसी को वे अपनी लेखनी के द्वारा हमारे सामने उजागर करते हैं। तो यही बात यहाँ पर भी है कि जो भी वहां पे परिस्थितियां हैं, जो भी वहां का वातावरण है, उसी का वर्णन हमें उनके साहित्य में देखने को मिलता है। यह साहित्य की प्रवृत्तियां संबंधित समाज की प्रवृत्तियों की सूचक होती हैं। फिर भी इस धारणा को एक सुव्यवस्थित सिद्धांत के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय फ्रेंच विद्वान टेन को देते हैं,
जिन्होंने अपने अंग्रेजी साहित्य के इतिहास में प्रतिपादित किया कि साहित्य की विभिन्न प्रवृत्तियों के मूल में मूलतः 3 प्रकार के तत्व सक्रिय रहते हैं: जाति, वातावरण, क्षण विशेष। अर्थात कि किस जाति विशेष से वह साहित्यकार संबंधित रखता था, किस तरह का उसे वातावरण मिला और किस तरह की परिस्थिति में या कौन सा एक वो क्षण विशेष आया जिसको लेकर उसने लिख रहा था। लेकिन आगे उनका भी विरोध हुआ, थोड़ा सा उसमें परिवर्तन किया गया। जैसे तेन के सिद्धांत की आलोचना करते हुए हडसन ने आक्षेप किया कि उनके साहित्य की विकास प्रक्रिया का सारा महत्व उपयुक्त 3 तत्वों को दे दिया गया, जबकि साहित्यकार या काव्य रचयिता के व्यक्तित्व एवं उनकी प्रतिभा की सर्वथा उपेक्षा कर दी गई है। अर्थात कि जो व्यक्ति है, मतलब सेम अगर एक जैसी परिस्थितियां हैं तब भी 2 व्यक्ति अलग अलग लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि उनका व्यक्तित्व अलग है, उनका दृष्टिकोण अलग है, वह उन चीजों को देख दूसरी तरह से रहे हैं। तो इसी बात को उजागर किया है हडसन ने। तो उन्होंने इसके अंतर्गत 5 तत्वों पर विचार किया। वह थे सृजन शक्ति, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व, उसका चीजों को देखने का नजरिया, उसकी प्रतिभा अलग अलग है, जिसके कारण वह एक ही वातावरण में रहने के बावजूद चीजों को अलग अलग तरह से देखेंगे और हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे। परंपरा, यानी कि जो चीज अब हमारे सामने है उसकी नींव कहाँ थी। यानी जैसे हम उदाहरण के लिए हम भक्ति काल को ले सकते हैं। भक्ति काल को हम पढ़ते हैं 14वीं शताब्दी से, लेकिन जब हम 7वीं 8वीं शताब्दी की बात करते हैं, जब दक्षिण में भक्ति की एक लहर उत्पन्न हो चुकी थी, तो कहीं ना कहीं वह परंपरा की नींव वहां पर थी। तो अगर हमें भक्ति काल को, भक्ति की प्रवृत्तियों को अच्छी तरह समझना है तो हमें वह नींव देखनी पड़ेगी। आगे तो जो अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो वह वातावरण, कि कौन सा एक विशेष वातावरण रहा, क्या ऐसा था जिसके ऊपर वह लिख रहे थे। द्वंद्व, 2 लोगों के बीच में, यानी कि जो चीज हमें 2 लोगों के बीच में एक द्वंद्व उत्पन्न हो जाता है, यानी कोई ऐसी सिचुएशन जिसे वे वैसे ही स्वीकार नहीं कर पा रहे, तो वह लिखते हैं। जैसे अगर हम बात करें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, तो उन्होंने जो भी इतिहास लिखा वह एक द्वंद्व का प्रतीक हमें दिखाई देता है। रामचंद्र शुक्ल ने जो चीजें लिखी, उन्होंने उनका विरोध किया, तो उसको एक जो उनके अंदर एक द्वंद्व उत्पन्न हुआ, उसी का वर्णन उन्होंने अपने इतिहास ग्रंथों में किया। संतुलन, विभिन्न धर्मों के बीच में, परिस्थितियों के बीच में जो इतनी उलझने वहां पर उन्हें समय दिखाई देते हैं, उनको संतुलित कर कर एक जगह पर प्रस्तुत करना, यह भी एक महत्वपूर्ण कार्य हो जाता है। तो इन 5 तत्वों को का वर्णन किया हडसन ने इतिहास लेखन की प्रक्रिया में। आगे देखते हैं। साहित्य इतिहास की व्यवस्था में जर्मन विद्वान द्वारा युग चेतना का सिद्धांत स्थापित किया गया और इस सिद्धांत के अनुसार साहित्य इतिहास की व्याख्या तद्युगीन चेतना के आधार पर की जानी चाहिए। अर्थात कि उस युग में क्या विशेष परिस्थितियां रही, क्या ऐसा रहा जिसका वर्णन जिसके कारण वो लिख पा रहे हैं। साहित्य का इतिहास साहित्य के अंतर्गत सृजित ग्रंथों की विवरणिका और वह भी कर्मिक रूप से प्रस्तुत करने को कहते हैं। अर्थात कि क्या रहा, ए टू जेड बताना है, शुरू से लेकर अंत तक पूरा सार में। तो वह है इतिहास, साहित्य का इतिहास। साहित्य का इतिहास बदलते परिस्थितियों और संवेदनाओं का इतिहास होता है, जिनका संबंध संबंधित आर्थिक एवं चिंतात्मक परिवर्तन से है, ये डॉक्टर नगेंद्र ने कहा। अथवा कि जैसे जैसे हमारी प्रवृत्तियां बदलेंगी, जैसे जैसे हमारी भावनाएं बदलेंगी, जैसे जैसे हम चीजों को देखने में एक अलग दृष्टिकोण अपनाएंगे, तो उन सब का वर्णन किया जाएगा हमारे इतिहास ग्रंथ में, जब हम साहित्य के इतिहास की बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो आज की वीडियो में तो आज हमने देखा कि इतिहास क्या है, कि जो हो चुका है वह इतिहास है। साहित्य क्या है, जो जनता की चित्तवृत्तियां हैं, जो वहां चल रहा है जब उससे लिखा जाता है। और साहित्य का इतिहास, जब इतिहास की क्या लिखा गया, क्यों लिखा गया, जब उन सब का वर्णन एक कर दिया जाता है तो वो हमारे साहित्य का इतिहास है। तो विभिन्न विद्वानों ने क्या क्या कहा, क्या परिस्थितियां थी, तो इन सब का वर्णन हमने यहाँ पर अब देखा है। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।